गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है बच्चों? चलो समझते हैं इसे। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला बनाना सीख लिया था। हमने देखा था कि 3 तरीके से क्रिस्टल लैटिस बन सकता है। पहला सिंपल क्यूबिक में कौन सी यूनिट सेल होती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा HCP और तीसरा CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इन दोनों में कौन सी यूनिट सेल होती है? FCC। क्लियर है क्या बात? अच्छा, इसके बाद हमने बात करी थी फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और आज हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है इसे समझते हैं। देखो, सपोज करो ये बॉक्स है मेरे पास, ये बॉक्स है, ये इतना पानी से भरा हुआ है, यानी कि इतना पार्ट बॉक्स का अभी भी खाली है। तो कितना पार्ट बॉक्स का भराया है, कितना पार्ट बॉक्स का फिल हुआ है, उसे हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। कितना परसेंटेज बॉक्स का फिल हुआ है? सर लगभग 60% पानी से ये फिल हो गया। तो इस बॉक्स की पैकिंग एफिशिएंसी क्या हुई? 60%। एक और एग्जांपल लो। सपोज करो कि ये एक बॉक्स है और इसके अंदर ना मुझे गोल गोल बॉल्स भरनी है, यानी कि सर ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल और ये बॉल। अब देखो, हालांकि बॉल भरा तो गई, लेकिन ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये खाली रह गया। ऐसे ही अगर मैं ऊपर भी बॉल रख देता हूं तो ये स्पेस खाली रह गया, यानी कि पूरा का पूरा बॉक्स फिल नहीं हुआ है अभी भी। पूरा का पूरा बॉक्स फिल नहीं हुआ है अभी भी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये तो पूरा पैक हो गया तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 100%। नहीं, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कितना पार्ट बॉक्स का फिल हुआ है। तो सर इतना ही हुआ है जितने में बॉल्स रखाई है। ये जो ग्रीन पार्ट है ये अभी भी खाली है, ये अभी भी खाली है। तो हम बोलेंगे लगभग 80% पैकिंग एफिशिएंसी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? कि कितना पार्ट उस बॉक्स का फिल हुआ। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट के सेंस में। सॉलिड स्टेट के सेंस में पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? देखो, ये हमारा यूनिट सेल है, हाँ या ना? ये यूनिट सेल। अब इस पे सपोज करो मैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? प्रिमिटिव यूनिट सेल की। प्रिमिटिव यूनिट सेल में सारे एटम्स कहाँ पे होते हैं? कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स में। सारे एटम्स कॉर्नर्स में। तो ये एटम कॉर्नर में, ये दूसरा एटम कॉर्नर में, ये तीसरा एटम कॉर्नर पे, ये 4th एटम कॉर्नर पे, ये 5th एटम कॉर्नर पे, ये 6th एटम कॉर्नर पे, ये 7th एटम कॉर्नर पे, और यहाँ पे ये होगा 8th एटम कॉर्नर पे। तो तुम ध्यान से देखो अगर, तो तुम्हें दिख पा रहा होगा कि अभी भी जब हम इस यूनिट सेल के अंदर एटम भर रहे हैं तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस खाली जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से यूनिट सेल फिल नहीं हो पा रही है। तो उस यूनिट सेल की वॉल्यूम का कितना परसेंटेज वो पार्टिकल्स ने या एटम्स ने ऑक्यूपाई करा है, उस यूनिट सेल की वॉल्यूम का कितना परसेंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई करा है, वो कहलाता है पैकिंग एफिशिएंसी। कि सर सपोज करो कि 60% ऑक्यूपाई कर लिया और 40% ये ब्लैंक स्पेस है, तो 60% पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। सर 50% पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई करा और बाकी ब्लैंक स्पेस है, तो 50% पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। समझ में आया? तो पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है ना? यूनिट सेल कैसी होती है? क्यूब होती है। यूनिट सेल कैसी होती है? क्यूब। अब क्यूब के अंदर अपन रख रहे हैं स्फेयर, एटम्स, तो सारी की सारी क्यूब की जगह कभी भी नहीं भरा पाएगी, कुछ ना कुछ स्पेस छूट ही जाएगा।
तो कितना परसेंट स्पेस भराया एटम से, वो है पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम लिखेंगे इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particles। टोटल स्पेस का, टोटल यूनिट सेल के स्पेस का कितना परसेंट पार्टिकल ने फिल किया है। अब इसके डेफिनेशन में हमने यूनिट सेल का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जो बात यूनिट सेल में होगी वही तो पूरे सॉलिड में होगी। तुम सोच के देखो कि यूनिट सेल से मिलके ही तो सॉलिड बना है, पूरा सॉलिड जो है वो यूनिट सेल से मिलके बना है। तो जितना परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी का यूनिट सेल के अंदर होगा उतना ही परसेंट पूरे सॉलिड में होगा, क्योंकि वही यूनिट सेल रिपीट हो रही है। जितना इसमें, जितना इसमें, जितना इसमें, जितना इसमें, और पूरा ओवरऑल भी उतना ही। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन हो गई। समझ में आई बात? अब सवाल आता है कि सर निकालेंगे कैसे पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा, पहले इस डेफिनेशन को नोट करो। ओके, देखो निकालेंगे कैसे पैकिंग एफिशिएंसी। इस टॉपिक में हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। हाँ भाई, अब जैसे मैं प्रिमिटिव की बात करूँ ना बच्चों, तो तुमने देखा कि इस बार थोड़ा अलग तरीके की प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाई थी, बड़े बड़े एटम बनाए थे। वो इसलिए बनाए थे क्योंकि जब सॉलिड बनता है ना, यूनिट सेल में एटम्स रखाते हैं, तो फिर ये हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यूनिट सेल के अंदर जब एटम्स रखा रहे होंगे तो ये कंडीशन रहती है कि जो क्लोजेस्ट नेबर हैं, जो क्लोजेस्ट नेबर हैं एटम, जो सबसे पास पास वाले हैं, वो एक दूसरे को हमेशा टच करेंगे, वो एक दूसरे को हमेशा टच करेंगे। जैसे ये एटम है, इसका क्लोजेस्ट नेबर कौन है सर? एक तो ये कॉर्नर वाला, एक ये कॉर्नर वाला, एक ये कॉर्नर वाला। तो ये कॉर्नर वाला भी इसे टच करेगा, ये कॉर्नर वाला भी इसे टच करेगा, और ये कॉर्नर वाला भी इसे टच करेगा। ऐसे ही फिर इस एटम की बात करें तो सर इससे ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला, और ये तो हो ही गया। समझ में आई बात? तो जो क्लोजेस्ट नेबर है वो हमेशा एक दूसरे को टच करेंगे, ऐसा नहीं होगा सीन। देखो जैसे यहाँ एटम आ गया, यहाँ एटम आ गया, बीच में से गैप नहीं छूटेगा। जो क्लोजेस्ट नेबर होंगे वो हमेशा एक दूसरे को टच करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो अब हम निकालना चाहते हैं इस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी, इस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं अब हम। तो देखो बच्चों, होता क्या है, मुझे निकालना है कि इसका कितना परसेंट, एक मिनट, ओके देखो मुझे क्या निकालना है कि इसका, इस क्यूब का कितना परसेंट एटम्स ने ऑक्यूपाई करा है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं एक काम करता हूँ कि एक एटम की वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक एटम की वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ठीक है। और मैं ये देख लेता हूँ कि इस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, इस यूनिट सेल में कितने एटम है। जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी तो 1 होता है, और एफसीसी होगी तो 4 होगा, बीसीसी होगी तो 2 होगा। तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उस यूनिट सेल में कितने एटम हैं। तो क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल स्पेस एटम्स कितनी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? सपोज करो जैसे इस यूनिट सेल प्रिमिटिव के अंदर कितने होते हैं, 1 इंटू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस एटम की वॉल्यूम से, तो उतना ही तो स्पेस यूनिट सेल में एटम घेर रहे होंगे, बाकी स्पेस तो खाली होगा। कि सर एक एटम की वॉल्यूम इंटू उसके अंदर कितने एटम्स होंगे। जैसे अगर 2 एटम है तो 2 इंटू एक एटम की वॉल्यूम, उतनी वॉल्यूम वो घेर रहे होंगे, क्योंकि 2 एटम है। 4 हैं तो 4 इंटू एक एटम की वॉल्यूम। बात समझ में आई? तो सर इतनी वॉल्यूम तो एटम्स ने घेर ली। अब टोटल वॉल्यूम कितनी है सर? जो क्यूब की वॉल्यूम है, जो क्यूब की वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ये बात समझ में? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। तो परसेंट का मतलब क्या है कि गिवन मार्क्स
अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। सेम चीज़ यहाँ पे कि भाई गिवन परसेंट, कितना परसेंट एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना परसेंट एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वॉल्यूम का, वो हमने कैसे निकाला, एक एटम की वॉल्यूम इनटू उसमें के अंदर कितने एटम्स हैं। अगर उसके अंदर एक है तो वो आ जाएगा, 2 है तो वो आ जाएगा, 4 है तो वो आ जाएगा, यानी कि 4 एटम्स हैं तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, इतनी एटम इतनी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी है सर, जो इस यूनिट सेल की वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ये हो गई पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एटम तो स्फेरिकल होता है, एटम स्फेरिकल होता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी को कभी कभी इस साइन से भी दिखाते हैं, एफिशिएंसी ईटा वाले साइन से, ठीक है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z इंटू स्फेयर होता है एटम, तो स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ 4/3 पाई r क्यूब, r उसकी रेडियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भाई यूनिट सेल क्या है, क्यूब है, उसकी अगर मैं एज लेंथ मान लूँ a है, उसकी एज लेंथ अगर a है तो कितना हो जाएगा, a का क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाती है, साइड का क्यूब, एज का क्यूब, तो a क्यूब इंटू 100, ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। यहाँ पे Z क्या है, Z है नंबर ऑफ एटम्स, वही जो पहले था, इन 1 यूनिट सेल। R क्या है, R है रेडियस ऑफ एटम, और A क्या है, A है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की एज की लेंथ कितनी है, ठीक है ना। तो इसे यहाँ भी देख लो, जैसे ये अपनी यूनिट सेल है तो ये लेंथ है A। समझ में आई बात, ठीक है ना। नोट कर लो, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द या फिल्ड बाय द पार्टिकल। तो हमने क्या करा, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं सर, एक एटम की निकाल ली इनटू जितने भी एटम हैं, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम इनटू 100। समझ में आया, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपना काम क्या रहेगा, अपना काम ये रहेगा कि कितने तरीके की यूनिट सेल है सर, बेसिकली 4 तरह की होती है, लेकिन हमारे कोर्स में 3 तरीके की है, प्रिमिटिव, FCC, BCC। तो हर यूनिट सेल के केस में, हर यूनिट सेल के केस में पैकिंग एफिशिएंसी निकालना। तो हमें अब सोचो, जैसे मुझे सपोज करो मुझे FCC में निकालना है, तो FCC में Z की वैल्यू हो जाएगी 4। सर हमें एटम की रेडियस तो पता ही नहीं है और इसकी एज लेंथ भी नहीं पता है, फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों कि A और R में रिलेशन फाइंड करेंगे। A और R में रिलेशन फाइंड करेंगे तो वहाँ से अगर वो आ गई तो A की जगह R वाली टर्म लिख देंगे, तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं एक करके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। हमेशा यही करना है, हर तीनों केस में क्या करेंगे, A और R में रिलेशन फाइंड करेंगे। चलो टॉपिक डालेंगे नंबर 1, पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहाँ पे होती है, HCP और CCP क्रिस्टल में, ठीक है ना। तो अगर वो पूछे कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालो FCC की, पैकिंग एफिशिएंसी निकालो FCC की, या वो पूछ ले पैकिंग एफिशिएंसी निकालो HCP या CCP की, तो एक ही बात है, HCP या CCP में कौन सी यूनिट सेल होती है, FCC। समझ में आ रही है बात। जब भी HCP CCP की बात करेगा तो उसका यूज़ बस यही है कि यूनिट सेल कौन सी है, FCC है,
ठीक है ना। अब देखो मेरी बात समझना, जैसे अगर अपन एफसीसी बनाए तो एफसीसी में होता क्या है सर, सारे एटम्स कॉर्नर पे, सारे एटम्स कॉर्नर पे, और कहाँ होते हैं एफसीसी फेस सेंटर्ड, फेस के सेंटर पे, यानी कि हर फेस के सेंटर पे एक एटम रहेगा, हाँ या ना, हर फेस के सेंटर पे एक एटम रहेगा। तो इस बात को समझो कि अब इस एटम का क्लोजेस्ट पड़ोसी कौन है, अब इस एटम का क्लोजेस्ट पड़ोसी हो गया ये फेस सेंटर वाला, क्योंकि ये ज़्यादा पास है, ये पास नहीं है, ये दूर हो गया। अब तो क्लोजेस्ट पड़ोसी कौन है ये, तो ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को टच करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जो भी क्लोजेस्ट नेबर होगा वो एक दूसरे को टच करेंगे, वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, बिल्कुल कांटेक्ट में। तो यहाँ से एक बात समझ में आई सर, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, केवल जो हमारे काम का है वो बनाऊंगा ताकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। यहाँ से एक बात समझ में आई कि अगर अपन एफसीसी यूनिट सेल की बात करें तो इसमें जो ये कॉर्नर्स के एटम्स हैं और ये जो बीच में फेस सेंटर्ड एटम आएगा अपना, ये एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। ये एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, हाँ या ना। और बड़ा बनाते हैं चलो इसे। ये कॉर्नर के एटम और ये फेस सेंटर्ड एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। सर इसका हमारे क्या काम है, हम तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी लगाते हैं फॉर्मूला सर, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। Z मतलब कितने एटम्स हैं, तो सर एफसीसी में कितने होते हैं 4, ठीक है ना, और 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस तो हमें पता ही नहीं है, ए क्यूब भी हमें नहीं पता है, तो अब यहाँ जाके हम अटक गए। अब क्या करेंगे, हम ए और आर में रिलेशन फाइंड करेंगे। ए और आर में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो मुझे ये पता है कि इस क्यूब की सारी एज लेंथ कितनी है, ए है, और मुझे ये भी पता है कि एटम की रेडियस कितनी है। एटम की रेडियस कितनी है भाई, कितनी है एटम की रेडियस, आर, है ना। तो देखो ये हो गई एटम की रेडियस आर। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि ये उसका डायमीटर हो गया, तो ये हो गया 2r, और ये भी उसकी रेडियस है, ये हो गया r, ये उसकी रेडियस, ये उसका डायमीटर, और ये उसकी रेडियस। यानी कि अगर मैं बात करूं और मैं इसे नाम दे दूं कि ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि AB की जो लेंथ है, AB की जो लेंथ है वो होगी r प्लस 2r प्लस r। सर इसकी रेडियस प्लस 2r प्लस r, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि AB की रेडियस कितनी होगी भाई 4r हो जाएगी, हाँ या ना। AB की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 4r। अब AB की लेंथ को अपन A के टर्म्स में निकालेंगे, अभी किसके टर्म्स में निकाला, R के टर्म्स में। अब AB की लेंथ को अपन A के टर्म्स में निकालेंगे, तो A के टर्म्स में निकालेंगे बच्चों, तो देखो इस चीज को समझो, ये क्या है, क्यूब का हर फेस क्या होता है, क्यूब का हर फेस एक स्क्वायर होता है क्या, एक क्यूब का हर फेस क्या होता है, एक स्क्वायर। यानी कि इस फेस को मैं अगर ऐसे बना लूं तो कोई दिक्कत, सर ये एक स्क्वायर हो गया, इसकी लेंथ हो गई a और हाइट भी हो गई a, और यहाँ ये अपना एटम, यहाँ ये दूसरा एटम, और यहाँ ये तीसरा एटम, हाँ या ना। तो सर अगर ये a है तो ये भी a होगा,
और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना, और ये एंगल कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। हमें निकालना है ये वाली साइड, ये वाली साइड निकालना है। ये है ए अपना, ये है बी अपना, और इसे सी बोल देता हूँ मैं, इस वाले पॉइंट को सी बोल देता हूँ। तो क्या तुम्हें वो चीज़ नज़र आ रही है जिसकी मदद से मैं ए बी की लेंथ निकाल सकता हूँ एक ही टर्म्स में? देखो मैंने क्या करा, इस वाले फेस को यूँ बना दिया, इस वाले फेस को उठाया और यूँ रख दिया। तो ये हो गया अपना ए बी, जिस पे 3 एटम्स रखा रहे हैं, और क्या है ये स्क्वायर है, तो एंगल कितना होगा 90। अब मुझे निकालना है ए बी की लेंथ इन टर्म्स ऑफ ए। हमने आर के टर्म्स में तो निकाल ही लिया, कैसे निकलेगी भाई? देखो, क्या तुम्हें ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है क्या? ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ठीक है ना? तो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका मुझे बेस भी पता है कितना है ए, परपेंडिकुलर भी पता है कितना है ए। तो क्या मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ? हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों, रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये हो गया ए रूट 2। और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस है क्या, ए बी है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए बी की जो लेंथ आएगी वो ए रूट 2 आ जाएगी। ये बात समझ में आई? सर ए बी की लेंथ हमने इसके टर्म्स में निकाल ली, इसके टर्म्स में निकाल ली, डायरेक्ट भी देखो तुम, ये ए है, ये साइड ए है, ये ए है, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, ए रूट 2 हो जाएगी। तो ए बी को ए के टर्म्स में भी निकाल दिया और ए बी ही 4r भी है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने बोल दी, ये सेकंड इक्वेशन मैंने बोल दी। अच्छा यहाँ ये पार्ट विजिबल है क्या हमें? हाँ, लेट मी चेक। हाँ, तो देखो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ बच्चों कि फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट 4r जो होगा वो a रूट 2 के बराबर होगा, 4r जो होगा वो a रूट 2 के इक्वल होगा, हाँ या ना? यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो रूट 2 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4r बाय रूट 2। तो सर रूट 2 से 4 को काटेंगे तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2r अपॉन रूट 2। रूट 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2, तो ऐसा का ऐसे ही इसको अपन ने कैंसिल करा तो क्या बच गया रूट 2r। यानी कि a और r में हमने रिलेशन निकाल दी, किसके लिए, FCC के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड इक्वेशन, ए और आर में हमने रिलेशन निकाल दी FCC के लिए। कैसे निकाली, बहुत सिंपल, ए बी की लेंथ निकाली 4r, ए बी की लेंथ ए की टर्म्स में निकाली ए रूट 2, दोनों को इक्वल कर दिया, सॉल्व करा तो ए कितना आ गया 2 रूट 2r। अब या तो तुम ये याद रखो, है ना, डायग्राम से ये याद रखना इजी रहेगा कि जो 4r है वो इक्वल है ए रूट 2 के, या फिर तुम डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो, लेकिन इनमें से कोई एक चीज़ लर्न रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी, रेडियस देके ए पूछ लेते हैं या ए देके रेडियस पूछ लेते हैं, तो या तो ये फॉर्मूला याद रखो, बट आई वुड प्रीफर कि जब हमें डेरिवेशन पता है, इतना अच्छे से समझ में आया है कि सर ये जो 4r है ये इक्वल है ए रूट 2 के, तो इसे याद रखो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे भी आंसर आएगा। तो ये बात हुई। अब a की वैल्यू r के टर्म्स में आ गई, हो गया अपना काम, इसलिए तो गए थे अपन। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन a। तो इक्वेशन a में a की वैल्यू रख रहा हूँ अब मैं, तो पुट 3 इन a, है ना। अब मैं रखूँगा तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन a की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो a की वैल्यू कितनी है 2 रूट 2r, यानी कि 2 रूट 2r का होल क्यूब इंटू 100। अब देखो तुम्हें दिख रही है क्या ये बात, देखो क्या दिख रही है, देखो
R का क्यूब यहाँ भी है और R का क्यूब यहाँ भी है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ, ये पार्ट विजिबल है क्या हमें? हाँ देखो, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सर ये हो जाएगा 16, 4 4 16/3 पाई R क्यूब इंटू 100 अपॉन 2√2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 √2 इंटू √2 यानी कि 2 इंटू √2, √2 का क्यूब 2√2 इंटू R का क्यूब R क्यूब। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 16/3 कॉन्स्टेंट, पाई की वैल्यू तुम्हें पता है, 100 की वैल्यू पता है, 8 इंटू 2√2। बेसिक कैलकुलेशन बची। हमारी जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था, जो कि A और R हमें पता नहीं थे, उनमें हमने रिलेशन निकाल ली, उसे रख दिया, A और R कैंसिल हो गए। और अब केवल नंबर बचे हैं, इन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 74%। 74% आएगा लमसम। तो पैकिंग एफिशिएंसी FCC के केस में कितनी आती है? 74%। चाहो तो सॉल्व करके देख लेना, हालांकि ज़रूरत नहीं है, याद रखो डायरेक्ट, ठीक है। अगर डेरिवेशन पूछा जाता है, बच्चों, तो डायरेक्ट याद करके लिख के आ जाना, वहाँ कैलकुलेट करने मत बैठना, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 74%। किसमें? FCC में। और जनरली JEE मेंस और एडवांस में वो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इस रिलेशन में से। क्लियर है क्या बात? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार हमारे बेसिक हो जाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है, तो हमें रिलेशन भी याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे? इस डायग्राम से। ये डायग्राम देखो ना, क्या FCC है, सेंटर में होगा, एटम्स टच करेंगे, तो ये हो गया 4R, और इसी को अपन A राइट एंगल ट्राइंगल, तो A√2, तो 4R इज इक्वल टू A√2, 4R इज इक्वल टू A√2। ये बात हो गई। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाती है? 74%। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। इसे नोट कर लो, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। 2 यूनिट सेल और बचती है अपनी, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। इनका हम कल देखेंगे डेरिवेशन की, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, ठीक है। चलो बाय।